सलोनी के माता पिता कोरोना महामारी के कारण चल बसे थे। सलोनी के चाचा चाची ने ही अब उसकी जिम्मेदारी संभाल ली। जब सलोनी के माता पिता गुजरे तब वो 11वीं कक्षा में थी। माता पिता को गुजरे 2 साल हो चुके थे। सलोनी कॉलेज की पढ़ाई करना चाहती थी, पर उसकी चाची ने उसे कॉलेज जाने के लिए मना कर दिया। कोई जरूरत नहीं है आगे की पढ़ाई करवाने की। बड़ी मुश्किल से 2 साल 11वीं और 12वीं तो हमने इसे पढ़ा लिखा दी। आगे हम इसकी जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। कोरोना में इसके माता पिता तो ऊपर चले गए, हमारे ऊपर इसकी जिम्मेदारी दे गए। अरे कौन सी जायदाद छोड़कर गए हैं जो हम इसकी पढ़ाई पर खर्च करें। कमलेश, तुम बिल्कुल भी सही नहीं हो। इतनी तेज आवाज में बात करती हो। सलोनी ने सुन लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या कहा? तुम अपनी भतीजी के लिए मेरे से लड़ाई कर रहे हो? ठीक है, मैं अभी के अभी अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके जा रही हूँ। रहो तुम अपनी भतीजी के साथ। तभी सलोनी आ जाती है। चाची जी, वो मैंने दूध उबाल दिया है, रोटियाँ। चाची जी, आप कहीं जा रहे हो? हाँ, अपने मायके जा रही हूँ, अपने माँ के घर। और मेरे जाने का कारण सिर्फ तू है। तेरी वजह से आज तेरे चाचा मेरे से लड़ाई कर रहे हैं। पता नहीं कैसी मनहूस लड़की है, कोरोना में माँ बाप को खा गई और अब हमारी छाती पर मूंग डल रही है। जा रही हूँ मैं। अपने चाचा की सेवा कर ले अच्छे से और खुश हो जा। मिठाइयाँ बांटो। नहीं चाची जी, आप ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकते हो। चाचा, क्या बात है? आप मेरी वजह से चाची से क्यों लड़ रहे हो? अगर चाची जी आज मेरी वजह से घर छोड़कर गई ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। चाची जी, मैं चाचा की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आप मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, मैं उसे सुधारूंगी। तू शादी कर ले, मैं खुश हो जाऊंगी। तू इस घर से चली जा। कमलेश, कुछ तो लिहाज करो। पता भी है तुम्हारी अपनी बेटी की तरह है सलोनी। तुम इससे कैसे बात कर रही हो? चाचा, 1 सेकेंड। ठीक है चाची जी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप मेरे लिए लड़का देखना शुरू करो। जिससे भी आप कहोगे मैं उसी से शादी कर लूंगी, पर आप घर छोड़कर नहीं जाओगे, प्लीज चाची। सलोनी ने शादी के लिए हाँ कह दी तो उसके बाद कमलेश को इस बात की चिंता लग गई कि अगर सलोनी की शादी की तो दहेज भी चाहिए और वो एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो उल्टे सीधे रिश्ते सलोनी के लिए लाने लगी। कमलेश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये लड़का देख रही हो, कितनी बड़ी उम्र का है। हमारी सलोनी अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 18 साल की हुई है हमारी सलोनी, और तुम लड़का लेकर आ रही हो उसके लिए 35 साल का। कुछ तो सोचो कमलेश। अरे तो छोटी उम्र का लड़का अगर ढूंढना है तो उसके लिए लाखों रुपए का दहेज तैयार रखो। बड़े आए मुझे समझाने वाले। अब चुप रहो, मुझे लड़के वालों के पास बैठना है। कमलेश अपने पति को कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी। वो लड़के वालों के पास आकर बैठ गई। ये लीजिए, हमारी सलोनी शरबत लेकर आ गई। अब लड़की थोड़ी छोटी नहीं है उम्र में। आपने तो कहा था 25 पार कर चुकी है, पर इसे देखकर लगता तो नहीं है। जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मेरी भतीजी अभी 18 साल की हुई है। माफ कीजिएगा, हमें वैसे भी ये रिश्ता नहीं करना। आप अपने बेटे के लिए उसकी उम्र की ही लड़की देख लीजिए। अजी, तो हमें भी कौन सा शौक है तुम्हारी भतीजी को देखने का। हमने भी बच्ची को ब्याह कर अपने घर नहीं लेकर जाना। हम भी समझदार बड़ी उम्र की लड़की को ही अपनी बहू बनाना चाहते हैं। भाई चलो यहाँ से, चलो। फालतू में बुला लिया हमारा समय खराब करने के लिए। चल बेटा। अरे सुनिए तो बहन जी, भाई साहब। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। सलोनी की चाची गुस्से में भर जाती है। तुम्हारी वजह से आज लड़का हाथ से निकल गया। अब इतनी जल्दी लड़का कहाँ मिलेगा, और वो भी ऐसा जो कम दहेज में मान जाए। सलोनी को अपनी चाची के बुरे व्यवहार से बहुत दुख होता था। वो बेचारी 12वीं की पढ़ाई के बाद से घर पर ही रहकर सारे घर के काम करती रहती थी। कॉलेज की पढ़ाई वो कर नहीं सकती थी क्योंकि उसने अपनी चाची को वादा कर दिया था कि वो शादी के लिए तैयार है। चाचा, ये आपकी रोटी। मुझे माफ कर दे सलोनी बिटिया। तेरी चाची के बुरे व्यवहार के कारण तुझे कितनी तकलीफ हो रही है मैं सब जानता हूँ। भैया भाभी के जाने के बाद तुझे वो प्यार इस घर में नहीं मिला जो तुझे अपने मायके में मिलना चाहिए। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि तुझे ऐसा ससुराल मिले जहाँ तुझे मायके की कमी ना खले। एक दिन सलोनी के चाचा ने अपनी भतीजी के रिश्ते के लिए अपनी फैक्ट्री के मालिक सेठ सेवाराम से इस बारे में बात की। नंद किशोर, तुम मेरे पास कई सालों से काम कर रहे हो। इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम बहुत विश्वासी हो और बहुत ही अच्छे खानदान से वास्ता रखते हो। मेरे एक परम मित्र हैं सेठ मोहनलाल जी। उनका बेटा आशीष दिल्ली से कानपुर आया हुआ है। हो सकता है वहाँ बात बन जाए। सेठ जी, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी भतीजी को अच्छा घर मिल जाएगा। आजकल बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल है। उसकी चिंता मुझे बहुत सताती है। वो बिन माँ बाप की बच्ची है। आप तो सब जानते ही हो, कोरोना में उसके माता पिता चले गए। उसके बाद से वो मायूस हो गई है। मैं सब समझ रहा हूँ नंद किशोर, चिंता मत करो। मैं इस रिश्ते को करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। सेठ सेवाराम ने अपने मित्र सेठ मोहनलाल से बात की।
आशीष को भी सलोनी पसंद आ गई और दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। सलोनी की चाचा की खुशी का ठिकाना नहीं था। सलोनी को बहुत ही अच्छा ससुराल मिल गया था। सेठ मोहनलाल ने दहेज में कुछ भी नहीं लिया। चाची को तो मन ही मन इस बात की खुशी थी, पर सलोनी बहुत घबराई हुई थी। वो अभी छोटी उम्र की थी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो कैसे संभालेगी, वो इसी चिंता में थी। मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तू अपने ससुराल में पूरी जिम्मेदारी निभाएगी। तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटी। चाचा, चाचा। विदाई के समय सलोनी अपने चाचा से लिपट कर फूट फूट कर रोती है। उसकी चाची कमलेश की आंखों में तो एक भी आंसू नहीं था। वो तो यही सोच रही थी कि उसके सिर से कोई भार टल गया। सलोनी शादी होकर अपने ससुराल आ जाती है। शादी के अगले दिन सलोनी जल्दी सोकर उठ जाती है, जैसे उसकी आदत थी। अरे सलोनी बहू, थोड़ी देर और सो लेती, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मम्मी जी, मैं तो इतनी जल्दी ही उठती हूँ। अरे तुमने झाड़ू क्यों हाथ में पकड़ लिया बहू? वो सुबह सुबह सफाई करके बर्तन करके नाश्ता बना लूं तो ठीक रहता है, वही कर रही थी। अरे बहू, ये सब तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में नौकर चाकर हैं, वही ये सारे काम करते हैं। तुम आओ, मेरे पास बैठो। आज हम सास बहू एक साथ चाय पियेंगे। आप मुझे किचन बता दीजिए, मैं चाय बना लाऊंगी। अरे नहीं बहू, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है। हम आराम से तुम्हें किचन में लेकर चलेंगे। अभी चाय कमला बनाकर ला रही है, तुम आराम से बैठो। सलोनी को बहुत झिझक सी हो रही थी, क्योंकि घर में तो वो सारे काम करती थी, पर यहाँ पर वो आराम से अपनी सास के साथ बैठी हुई थी। कुछ देर बाद वो अपनी सास के साथ घुल मिल जाती है और वो दोनों ढेर सारी बातें करने लगते हैं। अच्छा, ये बात है, तो तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है। मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हारे ससुर जी से बात करूंगी। तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। चलो, अब तुम हमें अपने हाथों का बढ़िया सा हलवा बनाकर खिलाओ। एक काम करते हैं, हम सास बहू मिलकर हलवा बनाएंगे। मम्मी, मैंने भी तो कॉलेज में अभी एडमिशन लिया है। अब भाभी का एडमिशन मेरे ही कॉलेज में करवा दो, हम दोनों का कॉलेज साथ में ही हो जाएगा। ये ठीक रहेगा। आशीष बेटा, कल तू बहू को कॉलेज ले जाना, ये एडमिशन फॉर्म भराएगी। उसके बाद प्राची के साथ सलोनी बहू कॉलेज चली जाया करेगी। ठीक है मम्मी, नो प्रॉब्लम। मैं कल ऑफिस थोड़ा लेट चला जाऊंगा, पापा पहले चले जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, जल्दी से अब गरम गरम हलवा खिलाओ, हमारी बहू के हाथ का हलवा। हम खाकर तो देखें कि कैसा बना है भाई। ये लीजिए पापा जी। बहुत ही बढ़िया हलवा बनाया है बहू। ये लो, मेरी तरफ से शगुन। और ये मेरी तरफ से भी। सलोनी ने जैसा सोचा था उसके विपरीत हुआ। सलोनी को अपने ससुराल में इतना प्यार मिल रहा था कि कुछ ही दिनों में वो सब उसके अपने हो गए। आशीष सलोनी का एडमिशन प्राची के कॉलेज में ही करवा देता है। सलोनी अब प्राची के साथ कॉलेज जाने लगी। थैंक यू आशीष जी, आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं तो अपने मम्मी पापा को कोविड में खोने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी। सिर्फ चाचा से ही मेरा लगाव रहा। और कहते कहते सलोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका गला सूख जाता है। तभी उसकी सास उसे दिलासा देने लगती है। सलोनी बिटिया, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। अब तुम अपने सारे दुख भूलकर खुशियाँ बटोरना शुरू कर दो। तुम हमारी बहू होने के साथ साथ हमारी बेटी भी हो। अगले दिन सलोनी जब अपने चाचा चाची से मिलने जाती है तो वो बहुत खुश थी। वहाँ पर वो अपने ससुराल वालों की बहुत तारीफ करती है। उसकी चाची उस समय चुप थी, वो कुछ नहीं बोली। न ही चाची ने कोई खुशी जाहिर की, पर अपनी भतीजी सलोनी को खुश देखकर उसके चाचा नंद किशोर की आंखों में खुशी के आंसू छलक जाते हैं। वो अपनी भतीजी और दामाद को खुशी खुशी विदा करते हैं। आज निधि की शादी है, लेकिन फिर भी वो उदास थी। तभी उसकी माँ सावित्री उससे पूछती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, आज तेरे लिए इतनी खुशी का दिन है, लेकिन फिर भी तू इतनी उदास है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम लोग इतने गरीब हैं और जहाँ मेरी शादी हो रही है वो लोग इतने अमीर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। इसमें डरने की क्या बात है बेटी, बल्कि ये तो खुशी की बात है कि तू इतने बड़े घर में जा रही है। वहाँ जाकर तू हमेशा खुश रहेगी। अपनी माँ की बातों से निधि को थोड़ी राहत मिलती है। कुछ देर बाद बारात आ जाती है और फिर निधि और रोहन की शादी हो जाती है। शादी के बाद निधि अपने ससुराल पहुँचती है, जहाँ पहुँचकर वो इतने बड़े घर को देखकर हैरान रह जाती है। तभी उसका पति रोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं निधि को कमरा दिखा देता हूँ, आराम कर लेगी। शादी की रस्मों में इतना थक गई होगी ना। हाँ हाँ, बहू को आए अभी एक दिन हुआ नहीं और तू अभी से ही जोरू का गुलाम बन गया। जा, ले जाकर दिखा दे इसका कमरा।
अगले दिन निधि सुबह सवेरे 5 बजे उठ जाती है और नहा धोकर पूजा पाठ करती है, जिसके बाद अपनी पहली रसोई बनाती है। ससुराल के पहले दिन में अपनी पहली रसोई में निधि सबके लिए मटर पनीर, पूरी और हलवा बनाती है। सब बड़े ही खुश होकर खाते हैं। तभी उसकी सास उससे कहती है, बहू खाना अच्छा बना है। सचमुच निधि, खाना काफी स्वादिष्ट बना है। थैंक यू जी। अच्छा, आज तुम अपने पग फेरों की रस्म के लिए अपने घर जाने वाली हो ना, तो वहाँ मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसे कुछ उल्टा सीधा मत खिला देना। जी माँ जी। उधर निधि की माँ सावित्री सुबह से ही घर की साफ सफाई करने में लगी हुई थी। आखिरकार आज उसके घर का दामाद जो आने वाला था। अजी सुनिए, जल्दी कीजिए ना, मैं घर की सफाई कर लेती हूँ, आप तब तक बाजार से सामान ले आइए। अभी तो घर की साफ सफाई करनी है, खाना बनाना है, बेटी और दामाद आते ही होंगे। हाँ हाँ, तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे अपनी ही बेटी के पग फेरे की रस्म के लिए तो घर आ रही है, इसमें इतना बौखलाना किस बात का? वो इसलिए क्योंकि अब बेटी अकेली नहीं आ रही, उसके साथ इस घर का जमाई राजा भी आ रहा है। रोहन एक बड़े घर से था और शादी के बाद आज वो पहली बार अपनी ससुराल आ रहा था। दामाद की खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए, इस कारण सावित्री और दीनदयाल सुबह से ही तैयारियों में लगे हुए थे। सुनिए जी, आप बाजार जाकर नमकीन, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक और मिठाई ले आइए। दामाद जी पहली बार हमारे यहाँ आ रहे हैं। लेकिन मेरी जेब में तो बस 500 रुपए ही रखे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं जी? ये सब सामान तो चाहिए ही, साथ में दामाद जी को विदाई के वक्त सगुन देना होगा, उसके लिए भी हमें कुछ पैसे चाहिए होंगे। मैं अभी अपने दोस्त बिरजू से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। दीनदयाल बिरजू से पैसे उधार लेकर सामान लेने बाजार चला जाता है। उधर सावित्री पड़ोस में जाकर नई चादर मांग कर ले आती है और खाट पर बिछा देती है। दीनदयाल भी तब तक सामान लेकर घर पहुँच जाता है। कुछ देर बाद गाड़ी का हॉर्न बजता है, लगता है वो आ गए। सावित्री हाथ में पूजा की थाली लिए उनकी आरती उतारती है, साथ ही दोनों का तिलक करती है। रोहन अपने सास ससुर के पैर छूता है। आओ पधारो दामाद जी, ससुराल में आपके पहले दिन पर आपका स्वागत है। इसके बाद वो उसके सामने खाने की कई तरह के आइटम रख देते हैं। माँ, इतना सब खर्चा करने की आखिर क्या जरूरत थी? तू चुप कर, दामाद जी पहली बार यहाँ आए हैं। इसके बाद सावित्री लंच में छोले, गोभी और पूरी बनाकर अपने दामाद को खिलाती है। उसके बाद अपने दामाद को नई चादर बिछी खाट पर आराम करने के लिए भेज देती है। निधि दूसरे कमरे में अपने माता पिता से बातें करती। माँ, इतना सब खर्चा करने की क्या जरूरत थी? एक तो वैसे ही बाबा ने मेरी शादी के लिए कर्ज लिया हुआ है और ऊपर से ये सब खर्चा। बेटी, दामाद जी आज पहली बार अपने ससुराल आए, तो उनकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज है। मैं जानती हूँ बाबा, आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से और कर्ज में डूब जाओ। बेटी, तुझे इतना अच्छा घर मिल गया और हमें क्या चाहिए। कुछ देर बाद रोहन सोकर जागता है तो सावित्री उसके लिए कॉफी और बिस्कुट लेकर आती है, जिन्हें खाकर कुछ देर बाद वो घर जाने की तैयारी करते हैं। फिर उसकी विदाई के समय अपने दामाद को तिलक लगाकर 1100 रुपए सगुन कार्ड में डालकर देती है और साथ ही गिफ्ट देती है। नहीं माँ, ये सब मुझे नहीं चाहिए। ऊपर वाले की दुआ से मेरे पास सब कुछ है। आपने मुझे अपने दिल का टुकड़ा अपनी बेटी दी है, वही मेरे लिए बहुत है। और बाबूजी, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी। ये मेरी तरफ से चेक है, आप इन पैसों से अपना सारा कर्जा चुका दो। मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप इस उम्र में कर्ज का बोझ ढोते फिरे। नहीं बेटा, ये हम कैसे ले सकते हैं? बाबूजी, एक पल में बेटा कह रहे हो और दूसरे ही पल में पराया भी कर रहे हो। आज तक सुना था कि दामाद भी बेटा ही होता है, लेकिन आज तुमने इस कहावत को सच साबित करके दिखा दिया बेटा। जुग जुग जियो मेरे बेटे और सदा खुश रहो। अपने माता पिता के प्रति रोहन का ऐसा व्यवहार देखकर निधि की आंखों में आंसू आ गए, तो वहीं सावित्री और दीनदयाल के मन में अब रोहन के लिए इज्जत और प्यार और बढ़ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।